ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेडियो एक्टिविटी, जो ये चैप्टर है इसमें हमने देखा था कि एटम्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और हमने ये भी समझा था कि जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है कभी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का किसी के साथ अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो आउटर ऑर्बिट में है, गेन की वजह से या फिर लूज की वजह से या फिर शेयरिंग की वजह से। लेकिन जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी तो वो होता है न्यूक्लियॉन की वजह से, यानी न्यूक्लियस जब डिके होगा किसी एटम का तो वो एक्टिविटी होगी, न्यूक्लियस अगर डिके होगा तो वो एक्टिविटी होगी रेडियो एक्टिविटी। और अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, इनकी गेन या लूज या शेयरिंग के साथ जब रिएक्शन होता है किसी एलिमेंट्स का तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी जो है, इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया, कब किया गया और कैसे ये डिस्कवर्ड हो। तो सबसे पहला नाम आता है हेनरी बेक्यूरेल का। हेनरी बेक्यूरेल ने ही 1896 में सबसे पहले जो ये फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी, इसका पता लगा लिया। और इसका पता उसने लगाया यूरेनियम सॉल्ट के साथ। अब ये बाय डिफॉल्ट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक जो हेनरी बेक्यूरेल का कैमरा था, वो रिसर्च, केमिस्ट्री में ये रिसर्च करते थे, तो हेनरी ने अपना कैमरा रखा था, उसको ब्लैक कलर के पेपर में लपेट के और रख दिया टेबल पे, और वहीं पे पास में ही यूरेनियम पड़ा था, यूरेनियम सॉल्ट पड़ा था। जब दूसरे दिन आके बेक्यूरेल ने अपना कैमरा देखा तो उसका स्क्रीन ऊपर का वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर जब चेक किया गया तो पता चला कि स्क्रीन जो ऊपर का है वो उसमें रेडिएशन का इम्पैक्ट आ गया है। तो फिर हुआ कि रेडिएशन आया कहाँ से, तो पता चला कि जो यूरेनियम सॉल्ट था उससे ये रेडिएशन बाहर निकली है और जिसने कैमरे के फ्लैश को भी और स्क्रीन को भी अफेक्ट किया है। तो ऐसे पता चला रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस का। और फिर पता चला रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का, जैसे यूरेनियम है। अब अगर हम देखते हैं कि बेक्यूरेल ने क्या क्या पता किया, तो बेक्यूरेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये तो पता कर लिया कि जो रेडिएशन निकलती है वो तीन तरह की है। एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, एक नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन है और एक अनचार्ज है। और इसका नाम भी उसने दे दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन निकलता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो वो होता है अल्फा पार्टिकल चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेडिएशन निकलता है तो उसको कहते हैं बीटा, और जो अनचार्ज होता है उसको हम कहते हैं गामा रेडिएशन। इनकी प्रॉपर्टीज जो है कि अल्फा रेडिएशन एक्चुअली है कैसा, ये कैसे इमर्ज होता है, या इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अल्फा और बीटा और गामा का, इन तीनों को क्लियरली एक्सप्लेन किया 1903 में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्चुअली यहाँ तक प्रोसेस ये है कि जो भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होगा किसी एलिमेंट के अंदर तो वो हो गया उसके न्यूक्लियॉन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा किसी मेटल के साथ कोई एलिमेंट करेगा तो वो होगा उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो 82 जिनके एटॉमिक नंबर है, वहां से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, सबके पास ये प्रॉपर्टीज है रेडियो एक्टिविटी, यानी इनसे रेडिएशन निकलता है अल्फा, बीटा और गामा। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत डेंजरस है। एटॉमिक बॉम्ब जो यूज किया जा रहा है उसमें भी क्या इम्पैक्ट करता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, यही इसके रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा। यही इसी की वजह से तो सडनली इतनी तेज होती है गामा की स्पीड कि सडनली आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है, तुरंत कैंसर हो सकता है। यही रेडिएशंस है। और यही जो 82 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें रोल किसका है, न्यूक्लियस में कौन सा, न्यूक्लियस में दो चीजें, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। तो आखिर ये प्रॉपर्टी शो करने वाला
इसमें से कौन सा फैक्टर है, प्रोटॉन की वजह से होता है या न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी हमेशा ही न्यूट्रॉन की वजह से होगा। और जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे उसमें रेडियो एक्टिविटी 100% होगा ही होगा। ठीक है, दूसरे में